हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी सिंपल डिफिनिट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया ये सिंपल डिफिनिट इंटीग्रेशन है जिसे हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इन सारे इंटीग्रल को भी इवैल्यूएट करना है। आपने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, तो अगर हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो फिर उसे कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखना है। और इसके लिए हमने दो बेसिक डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एज ए यूजुअल वी टेक ए कैपिटल I for this integral 0 to pi by 2 cos x dx और अपॉन 1 plus sin x का होल स्क्वायर। इट्स अ वेरी सिंपल इंटीग्रल। इसे देखकर ही पता लगता है कि अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें अगर हम परफॉर्म करें तो 1 plus sin x को z एज्यूम करना चाहिए। 1 plus sin x को z एज्यूम करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम कि इसे इसमें लेट 1 plus sin x को हमने z एज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड में डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो आप बताएंगे जब बोथ साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 का DC 0, sin x का DC cos x है, z का आएगा dz अपॉन dx आएगा। इस रिजल्ट को ऐसे भी हम लिख सकते हैं cos x dx इज इक्वल टू dz। इस रिजल्ट को अगर हम चाहें तो इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी जहां cos x dx है उसका कॉम्पैक्ट वैल्यू dz हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड परफॉर्म करते हैं तो वहां हम लिमिट कन्वर्जन भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि लिमिट कन्वर्जन क्या है, जैसे इसका लोअर लिमिट या यूं कहें कि इसका इंफीरियर लिमिट कितना है तो आप बोलेंगे कि 0 है। फिर हम बोलेंगे कि इसका अपर लिमिट कितना है तो आप बोलेंगे कि पाई बाई 2 है। तो ये जो लोअर लिमिट और ये जो अपर लिमिट देखते हैं ना, ये x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। और आपको क्या करना है कि अब आपने इस वेरिएबल को z में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो लिमिट भी z के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होगा। इसीलिए जब भी सब्स्टिट्यूशन हम परफॉर्म करते हैं तो लिमिट का कन्वर्जन भी करते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट मेरा जो इस पे एजेंडा होगा वो होगा मेरा लिमिट कन्वर्जन का। लिमिट कन्वर्जन। अब लिमिट कन्वर्जन में क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये x का वैल्यू है, तो इसमें हम ये लिखते हैं कि when x is equal to 0
जब x का वैल्यू हम 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर z का वैल्यू कितना होगा? तो z इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा। दूसरा, जब x का वैल्यू π/2 होगा तो फिर z का वैल्यू जो है 1 प्लस साइन π/2 होगा। तो 1 प्लस और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और 1 दोनों कंबाइन होकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू कितना है? 0 है, तब z का वैल्यू 1 है, और जब x का वैल्यू π/2 है तब z का वैल्यू 2 है। ऐसा करने से उसमें क्या चेंजिंग होगा? तो ऐसा करने से अब आपका इंटीग्रल कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पहले 0 था, अब लोअर लिमिट 1 बनेगा। पहले अपर लिमिट π/2 था और अब अपर लिमिट 2 बनेगा। cos x dx जो है कंपैक्ट होकर dz लिख देंगे और अपॉन में हो जाएगा ये z²। 1 प्लस साइन x को हमने क्या किया था? z माना था। अब आप इसे ध्यान से देखिए, dz अपॉन z² है, और आप मुझे बताइए कि इसका इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा? dz और अपॉन में कितना है? z² है। अब इसका इंटीग्रल फॉर्मूला आपको सोचना है। तो इसका दो सजेशन मैंने दिया था। एक विकल्प ये है आपके पास कि आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज करें, तो इसका इंटीग्रल फॉर्मूला होता है -1 अपॉन z होता है, और ये हो गया 1 से 2। क्यों? क्योंकि -1 अपॉन z को जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो फिर ये आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो क्या करेंगे? इसको टॉप में लाएंगे, तो z का पावर -2 होगा, और फिर उसके पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, वैसे परफॉर्म करेंगे। मेन इसका थीम ये होता है ना कि ये जो लिमिट देख रहे हैं, ये लोअर और अपर लिमिट, ये x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, और आपने इसे z मान लिया, तो z के रेस्पेक्ट में ये x की वैल्यू जब 0 है तो z का वैल्यू 1 है। मीन्स कि जब इसको आपने dz में कन्वर्ट किया, मीन्स कि z के रेस्पेक्ट में किया, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी z के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इसका हमेशा हम ध्यान रखेंगे। अब आप क्या करिए? माइनस को आउटसाइड में कर दीजिए, जहां पर z है वहां पर अपर लिमिट रखिए, तो 1/2 माइनस जहां z है ऐसे कर दीजिए। तो फाइनली ये देखेंगे ये माइनस आउटसाइड में है, और फिर यहाँ पर भी माइनस में 1/2 आएगा, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1/2, एंड दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दैट इंटीग्रल। ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो इससे मुझे क्या हम लोगों ने इससे लर्न किया कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे तो उस कंडीशन में हमेशा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि लिमिट का भी कन्वर्जन करना है मुझे वहां पर। ओके, अब हम सेकंड इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। तो सेकंड इंटीग्रल को भी एज यूजुअल वी टेक कैपिटल I 0 to a √a² माइनस में x² और dx। ये देख रहे होंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके फॉर्मूले को हम लोगों ने इवैल्यूएट भी किया था और उसका तरीका भी बहुत सारा आपको बताया था।
अब ये जो देख रहे हैं आप, अगर हम ऐसा सोचे कुछ देर के लिए कि मुझे इसका इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं मालूम है, क्या बोला मैंने कि इसका इंटीग्रल फॉर्मूला मुझे नहीं मालूम है, और तब उस कंडीशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो आप बताइए कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना सुपीरियर होगा? तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि x के जगह पर a साइन थीटा पुट कर दीजिए या साइन z पुट कर दीजिए, वो खुद से डिपेंड करता है। 1 प्लस साइन एक्स को हमने z एज्यूम किया, आप इसको t भी एज्यूम कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो x के जगह पर a साइन थीटा या a cos थीटा का सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका डिस्कशन हम लोगों ने इंडेफिनिट में किया था, क्यों करना चाहिए। क्या बोला मैंने, x के जगह पर a साइन थीटा पुट करेंगे। ओके, तो देखते हैं पुट करके क्या सिचुएशन बनता है। तो यहां मेरा पुटिंग हो रहा है, पुटिंग x इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब आप इसे डिफरेंशिएट करिए, तो आप इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dx अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे और साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से dx की वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे, तो ये ऑब्टेन होगा a cos थीटा और d थीटा। इसे हम रखे रहेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हम फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैंने बताया था कि क्या करना है आपको, उसके बाद आपको परफॉर्म करनी है लिमिट कन्वर्जन का, लिमिट का कन्वर्सन करेंगे। अब हम लिमिट कन्वर्सन में क्या करते थे कि पहले x के रेस्पेक्ट में, ये जो है ना ये x के रेस्पेक्ट में, तो x का वैल्यू लिखेंगे कि e x इज इक्वल टू 0। अगर हम x के जगह पर 0 रख दें तो क्या आएगा, तो आप बताइए, ऐसा ऑब्टेन होगा क्या, a sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमको यहां से इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना रहता है। एक ऐसा एंगल खोजिए -π/2 से लेकर +π/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है साइन के लिए, उसके बीच में एक ऐसा वैल्यू खोजिए जिसकी वैल्यू 0 होता है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन रिमूव कर देंगे और थीटा का वैल्यू हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब x का वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू भी 0 है, क्योंकि यहाँ जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है वो थीटा। नेक्स्ट फिर क्या लिखते हैं कि जब x का वैल्यू कितना है, a, x के जगह पर a पुट कर दे तब क्या होगा। तो इसमें x के जगह पर a पुट कर दे, क्या आएगा, a sin थीटा और इज इक्वल टू a आएगा। a से a कट जाएगा और फिर ये फाइनली ऑब्टेन होगा sin थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 के लिए होगा 1 के लिए हमने लिख दिया sin 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में फिर देखेंगे कि थीटा का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया π/2, कब, जब x का वैल्यू a था तब। अब इसमें थीटा क्यों निकाल रहे हैं हम, थीटा इसमें क्यों कैलकुलेट हो रहा है,
क्योंकि यहाँ जो हमने एज्यूम किया है ना, तो इसमें थीटा जो आप देख रहे हैं ना, ये थीटा, यही थीटा इसमें न्यू वेरिएबल है, यानी अब पूरा रिजल्ट थीटा में कन्वर्ट होगा ये। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसा करने से ये रिजल्ट कैसा बनेगा। तो ये 0 से a है, तो अब ये बन जाएगा 0 से π/2 बनेगा। तो अब हम लिखेंगे 0 to π/2। फिर है अंडर रूट a² माइनस x², तो ये बन जाएगा a² और माइनस में होगा a² sin² थीटा। फिर वहां से dx, देखिए यहां पर क्या है, dx है, तो dx का वैल्यू देखिए हम कैलकुलेट किए हैं, यहाँ कितना है, a cos थीटा d थीटा, तो यहां लिख देंगे a cos थीटा और d थीटा। अब मुझे प्रॉम्प्टिंग करिए सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट, a² का कॉमन बनाएंगे और बाहर निकल जाएगा a, 1 माइनस sin² थीटा बचेगा, तो हो जाएगा cos² थीटा, बाहर निकलेगा cos थीटा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। और फिर ये ऑब्टेन हुआ a cos थीटा d थीटा, a² कांस्टेंट हुआ, बाहर कर देंगे, दो a अटैच होगा, और ये हो गया 0 से π/2, और ये बन गया आपका cos² थीटा d थीटा, a² हो गया 0 से π/2 हो गया। cos² थीटा के लिए एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, 1 प्लस cos² थीटा और बाई में 2 d थीटा। फाइनली a²/2 बाहर कर दिया हमने, d थीटा से बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो d थीटा आएगा, और एक आएगा cos² थीटा d थीटा, और ये होगा 0 से π/2। a²/2 हो गया, d थीटा का थीटा हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन बताइए, तो cos का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे sin² थीटा/2 और फिर 0 से π/2। ओके, तो अब आप एलसीएम अगर ले लें, तो एलसीएम लेकर और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा a²/4 और ये होगा 2 थीटा और प्लस में sin² थीटा और 0 से π/2। ओके, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप बताइए क्या होगा सिंप्लीफाई करने के बाद। जहां जहां थीटा है वहां वहां π/2 रखिए और डायरेक्ट बताइए कितना आएगा। a²/4 तो रहेगा ही आउटसाइड में, ये भी रहेगा, और एक कर्ली ब्रैकेट, जहां जहां थीटा है वहां वहां π/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या होगा यहाँ पाई होगा, कितना हो जाएगा पाई। अब फिर थीटा की जगह पर यहाँ रखेंगे अगर π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा sin π माइनस, जहां जहां थीटा है वहां वहां 0 रख दीजिए, तो फाइनली देखेंगे कि ये 0 हम ऑब्टेन करेंगे। sin π का यानी sin 180 डिग्री का जो वैल्यू है वो भी 0 होता है। sin 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, पूरा इधर 0 है, ये यहां से होगा पाई, और सब एक साथ अटैच होकर ये कितना बना दिया, πa²/4 बना दिया, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा उस इंटीग्रल का। इस बात का ध्यान रखिए, πa²/4। अगर हम इस रिजल्ट को देखें πa²/4 को, तो ऐसा हमको फील होता है कि सर्कल का एरिया कितना होता है, अगर रेडियस a है तब बताइए आप। जैसे सर्कल का एरिया बोलते हैं ना πr²,
कब? जब रेडियस r है तब। हम कह रहे हैं कि रेडियस स्मॉल a है, तो सर्कल का एरिया बताइए कितना होगा? तो आएगा पाई a स्क्वायर। कितना आएगा? पाई a स्क्वायर आएगा, पूरा कंप्लीट सर्कल का। और एक सर्कल को अगर हम 4 भागों में बांट दें तो एक भाग का एरिया कितना होगा? उसको हम क्वाड्रांट बोलते हैं। एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट का एरिया कितना होगा? तो वो आएगा पाई a स्क्वायर अपॉन 4, उसी के ये इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो एरिया भी कैलकुलेट करने में कैपेबल है। इसीलिए तो मैंने शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करके किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, लेकिन इससे इस बात का सिग्नल मिल जाता है कि ये जो है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या स्मॉल a है तो पाई a स्क्वायर होगा, और उसका 1/4 कहेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये सर्कल्स के जो एरिया है उसको जो है उससे ये लिंक है। और आप देखेंगे भी कि जब हम एरिया पढ़ाएंगे ना आपको तो बताएंगे कि ये जो रिजल्ट है ये कैसे वहां यूज होता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में इस कॉन्सेप्ट का यूज वहां कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। ओके, फिलहाल हम सिर्फ इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो इंडेफिनिट में तो लिमिट होता ही नहीं था, तो फिर उसका कन्वर्शन करना ही नहीं। लेकिन जब डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा तब लिमिट का कन्वर्शन करना है। और कन्वर्शन करने का तरीका होता है कि वो जिसके रेस्पेक्ट में है उसका वैल्यू पुट करिए, और जो आपने एज्यूम किया है, जैसे x = a sin थीटा अगर हम एज्यूम किए हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ओल्ड वेरिएबल है और थीटा न्यू वेरिएबल है। तो ओल्ड वेरिएबल को पुट करिए और न्यू वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। और बाद में देखिए, पहले क्या था? 0 से a था, अब देखिए कितना हो गया, 0 से π/2 हो गया। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू 0 है तो थीटा का वैल्यू भी 0 है, लेकिन जब x का वैल्यू π/2 है, सॉरी x का वैल्यू जब a है तो थीटा का वैल्यू π/2 है, तो हमने यहाँ π/2 लिख दिया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड परफॉर्म करेंगे तो वेरिएबल को भी वहां चेंज कर लेंगे, वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, तब इवैल्यूएट करेंगे। और बाकी सारी प्रोसेस जो है जस्ट लाइक अ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये आइडेंटिटी कई बार मैंने यूज किया, cos स्क्वायर थीटा का ये आइडेंटिटी होता है, पहले भी आपने देखा था। ये फॉर्मूला भी आप देख रहे होंगे, पहले जैसा ही यूज करना है। पुटिंग करने का स्टाइल क्या है मेरा? तो वेरिएबल के जगह पर अपर लिमिट माइनस वेरिएबल के जगह पर लोअर लिमिट। हाँ, इसमें देख रहे होंगे ना, इसमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोगों ने एंगल पढ़ा था, जैसे साइन 150 डिग्री डायरेक्ट आएगा, साइन 300 डिग्री का वैल्यू आएगा, तो उन सारे वैल्यू को एक बार आपको रिकैपिचुलेट कर लेना है। और ऐसे हम भी एक बार रिकैपिचुलेट कराएंगे आपको, ताकि उन सारे वैल्यू को, जैसे टोटल आपने किया और साइन पाई का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो आप मुझे बताइए कि अगर साइन 180 डिग्री का वैल्यू आप नहीं जानेंगे तो फिर यहाँ पुट कैसे करेंगे? और फिर इतना वर्क करने के बावजूद भी लास्ट आंसर आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड एंगल है उन सब की वैल्यू जो है कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए। ओके।